Hello everyone, welcome to my YouTube channel Polytechnic Escada. Today in this video we are going to talk about on the topic introduction of bipolar transistor measurement of transistor characteristics. So let's start the video. ट्रांजिस्टर के प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम ट्रांजिस्टर के निम्न कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इसके बाद पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर के इनपुट वोल्टेज व इनपुट करंट के मध्य ग्राफ को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। यह ग्राफ आउटपुट के वोल्टेज को डिफरेंट वैल्यूज पर स्थिर करके खींचे जाते हैं। आउटपुट वोल्टेज को अलग अलग मानों पर स्थिर करके यदि प्रत्येक मान पर इनपुट वोल्टेज व इनपुट करंट के मध्य ग्राफ खींचे जाए तो अलग अलग ग्राफ प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि हम आउटपुट वोल्टेज को अगर अलग अलग मानों पर स्थिर करके हम ग्राफ को खींचते हैं तो इनपुट वोल्टेज व इनपुट करंट के मध्य जो ग्राफ खींचे जाएंगे वो डिफरेंट होंगे। उदाहरण के लिए यदि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचनी है तो इनपुट वोल्टेज VBE तथा इनपुट करंट IE के मध्य आउटपुट वोल्टेज VC को स्थिर करके ग्राफ खींचा जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ट्रांजिस्टर के आउटपुट वोल्टेज व आउटपुट धारा के मध्य इनपुट करंट को विभिन्न मानों पर स्थिर करके खींचे जाते हैं। मतलब आउटपुट अभिलक्षण जो होता है वो ट्रांजिस्टर के आउटपुट वोल्टेज व आउटपुट करंट के मध्य इनपुट करंट को स्थिर मान करके खींचा जाता है। उदाहरण जैसे यदि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचने हैं तो आउटपुट वोल्टेज VCB तथा आउटपुट करंट IC के मध्य इनपुट करंट IE के विभिन्न मानों के लिए ग्राफ खींचे जाएंगे। अब बात करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर देखिए कॉमन बेस मोड का फिगर प्रदर्शित है। इस चित्र से स्पष्ट है कि बेस टर्मिनल देखिए यहाँ पर बेस टर्मिनल है ना, बेस टर्मिनल को इनपुट व आउटपुट के बीच कॉमन किया गया है। इनपुट आउटपुट के मध्य कॉमन किया गया है। चित्र से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। फर्स्ट है इनपुट वोल्टेज VEB, यहाँ इनपुट वोल्टेज VEB और इनपुट करंट IE। और थर्ड है आउटपुट वोल्टेज VCB, फोर्थ आउटपुट करंट IC। यहाँ पे देखिए इस फिगर में इनपुट वोल्टेज VEB हो गया और इनपुट करंट IE हो गया। आउटपुट वोल्टेज जो है VCB और आउटपुट करंट जो है IC। अब देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। CV मोड में बेस यानी कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट वोल्टेज तथा इनपुट करंट के मध्य आउटपुट वोल्टेज को डिफरेंट मानों पर स्थिर करके खींचे जाते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि अगर हम आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचना है तो आपको इनपुट वोल्टेज तथा इनपुट करंट के मध्य आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करके ग्राफ को खींचना है। चूँकि कॉमन बेस मोड में इनपुट वोल्टेज VEB तथा इनपुट करंट IE होती है, अतः कॉमन बेस की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक VEB तथा IE के मध्य VCB के विभिन्न वैल्यूज पर खींचे जाएंगे। CV मोड के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए सर्किट चलिए देखते हैं प्रदर्शित किया गया है। सर्वप्रथम VC बराबर 0 पर स्थिर करके VEB
तथा IE के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। फिर उसके बाद BCB को बढ़ाकर अन्य मानों पर स्थिर करके BCB के प्रत्येक मान पर BEB तथा IE के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। फिर CB मतलब कॉमन बेस मोड के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को चित्र 6.7 में प्रदर्शित किया गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन मोड में ट्रांजिस्टर के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एक बार देखिए BC यानी कि BCB, इसको एक बार 0 रखा गया है, फिर 10 वोल्ट, फिर 20 वोल्ट, यानी कि डिफरेंट वैल्यू पर BCB को क्या कहते हैं, स्थिर मान करके इनपुट वोल्टेज यानी कि VCE तथा IE के मध्य ग्राफ प्लॉट किया गया है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए। CB मोड के इनपुट अभिलक्षणों का अध्ययन करने के लिए निम्न महत्वपूर्ण बातों का पता चलता है। फर्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन मोड। कॉन्फ़िगरेशन मोड में यानी कि CB मोड के इनपुट अभिलक्षण एक फॉरवर्ड बायस डायोड के समान होते हैं। फॉरवर्ड बाय CB मोड के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो एक फॉरवर्ड बायस डायोड के समान है। CB मोड में इनपुट सर्किट में एमीटर बेस संधि होती है जो कि फॉरवर्ड बायस होती है, इसलिए कॉमन बेस मोड के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अग्र बायस डायोड की भांति होते हैं, यानी कि फॉरवर्ड बायस डायोड की भांति होते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो क्या होता है, कॉमन बेस मोड के इनपुट अभिलक्षण जो होते हैं फॉरवर्ड बायस डायोड की भांति होते हैं। अब सेकेंड बात देखेंगे, यदि VCB को बढ़ाया जाए, VCB देखिए यहाँ पर VCB को बढ़ाया जाए अर्थात कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ जाए तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक वक्र अंदर की ओर, यानी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो वक्र क्या कर अंदर की ओर अर्थात IE अक्ष के अधिक निकट शिफ्ट हो जाता है। जैसा कि फिगर में देखिए, यहाँ पर वक्र के समान, ये देखिए वक्र के समान है ना। और इस प्रक्रिया को ईयरली इफेक्ट द्वारा समझाया जा सकता है, जैसा कि नेक्स्ट आपको समझाएंगे। अर्थात जैसे जैसे CB जंक्शन पर रिवर्स बायस वापस को बढ़ाया जाता है, एमीटर करंट में और तेजी से वृद्धि होती है, क्योंकि कलेक्टर की ओर आकर्षित होने वाले मेजॉरिटी वाहक PNP ट्रांजिस्टर में होल व NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है जबकि कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है। चूँकि बेस की डोपिंग कम होती है, अतः कलेक्टर बेस जंक्शन में डिप्लीशन क्षेत्र जो होता है कलेक्टर की अपेक्षा बेस क्षेत्र में अधिक होता है, बेस क्षेत्र में अधिक चौड़ा होता है। जब कलेक्टर जंक्शन पर रिवर्स बायस अधिक की जाती है तो बेस में डिप्लेशन परत की चौड़ाई और अधिक हो जाती है, जिससे बेस की चौड़ाई कम हो जाती है, जैसा कि फिगर 6.8 में दर्शाया गया। यहाँ पर देखिए कलेक्टर वोल्टेज VCB द्वारा बेस की चौड़ाई कम हो जाना, यानी कि अर्थात बेस मॉड्यूलेशन बेस विड्थ मॉड्यूलेशन कहलाता है। बेस की चौड़ाई कम हो जाने से बेस में पुनः रिकॉम्बिनेशन भी कम हो जाएंगे, जिससे एमीटर करंट का मान बढ़ जाएगा। अब बात करेंगे हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस यानी कि ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस मोड में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचने हेतु परिपथ 6.9 जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस मोड में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन बेस आउटपुट वोल्टेज VCB तथा कॉमन बेस आउटपुट करंट IC के मध्य इनपुट करंट IE के डिफरेंट वैल्यूज के लिए खींचे जाते हैं।
ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस मोड में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो बेस आउटपुट वोल्टेज VCB और इनपुट करंट IC के मध्य IE करंट के यानी कि IE करंट के विभिन्न मानों के लिए खींचे जाते हैं। इसके लिए IE को नियत करके VCB तथा IE के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। IE को बढ़ाकर किसी अन्य मान पर नियत करके फिर से उक्त प्रक्रिया रिपीट की जाती है, जैसा कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में किया गया था। इसी प्रकार IE की किसी अन्य मान पर नियत करके IE के कई मानों पर स्थिर करके VCB IC के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। इनको 6.20 में प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए IE की वैल्यू 0 मिली एम्पियर से लेकर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर इसकी वैल्यू को IE की डिफरेंट वैल्यू पर इसके ग्राफ को प्लॉट किया गया है VCB और IC के मध्य। अब नेक्स्ट बात करेंगे कॉमन बेस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से निम्न महत्वपूर्ण बातों से पता चलता है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, यदि कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो तो एमीटर करंट के नियत मान पर कलेक्टर करंट IC का मान लगभग नियत रहता है तथा VC पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए आउटपुट VCB एक्सिस के पैरेलल होते हैं। यह इसलिए क्योंकि एमीटर से आए बहुसंख्यक वाहक यानी कि मेजॉरिटी कैरियर्स में से अधिकतर बेस को पार करके कलेक्टर में पहुंच जाते हैं, यानी कि VC बराबर 0 होने पर भी कलेक्टर धारा का मान कम नहीं होता है, क्योंकि कलेक्टर जंक्शन के पोटेंशियल बैरियर की सहायता से ही एमीटर से आए बहुसंख्यक कलेक्टर बेस जंक्शन को पार कर लेते हैं। ध्यान रखें कि VCB बढ़ाने पर एलटी इफेक्ट के कारण IC में सूक्ष्म वृद्धि होती है, किंतु ये नेग्लिजिबल होती है। सेकंड की बात करेंगे कि IC का मान सदैव IE से कम रहता है, क्योंकि बेस में कैरियर्स का लॉस होता रहता है। थर्ड है IC को अगर हम 0 कर ले तो IC को शून्य करने के लिए कलेक्टर जंक्शन को सूक्ष्म फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देनी पड़ती है, जिससे पोटेंशियल बैरियर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तथा कलेक्टर करंट प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। यह स्थिति 6.20 में VC बराबर 0 के दाईं ओर लेफ्ट साइड में दिखाई गई है, देख लीजिए। नेक्स्ट है रिवर्स बायस, यानी कि VCB की ध्रुवता चेंज करने पर अर्थात कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस के स्थान पर अग्र बायस करने पर कलेक्टर करंट का मान तेजी से घटता है। फोर्थ है जब IE इमीटर करंट 0 होगी अर्थात इमीटर नोड को ओपन करने पर, तो भी IC शून्य नहीं होगी, क्योंकि रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन में लीकेज करंट ICBO फ्लो होती है। अब देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जो होता है 3 क्षेत्र होते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के 3 क्षेत्र होते हैं। फर्स्ट है एक्टिव रीजन, सेकंड है सैचुरेशन रीजन, थर्ड है कट ऑफ रीजन। तो एक्टिव रीजन पहला देख लीजिए, अभी फिगर से हम फिर से समझा देंगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का वह क्षेत्र जहां एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है, एक्टिव रीजन कहलाता है। कॉमन बेस मोड 6.20 में VCB इज इक्वल टू 0 की दाहिनी ओर तथा IE इज इक्वल टू 0 के ऊपर का क्षेत्र जहां आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व VCB अक्ष के समांतर है, एक्टिव क्षेत्र कहलाता है। जैसा कि फिगर देखिए,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्टिव रीजन है, यहाँ पर कट ऑफ रीजन है, यहाँ पर सैचुरेशन रीजन है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सैचुरेशन रीजन की। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक के जिस क्षेत्र में एमीटर जंक्शन तथा कलेक्टर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस होते हैं, सैचुरेशन रीजन कहलाता है, जो कि 6.2 में अभी आप लोग देखिए VCV = 0 के बाईं और लेफ्ट साइड का क्षेत्र संतृप्त क्षेत्र कहलाता है, यानी सैचुरेशन रीजन का। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर VCV = 0 और IE = के लेफ्ट साइड, VCV के लेफ्ट साइड में देखिए ये वाला क्षेत्र सैचुरेशन रीजन है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कट ऑफ रीजन की। कट ऑफ रीजन, इस क्षेत्र में ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन रिवर्स बायस होते हैं, जैसा फिगर 6.20 में IE = 0 का नीचे का कट ऑफ क्षेत्र दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये कट ऑफ रीजन है। चलिए देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स यूजिंग कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट है इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, फिगर 6.2। देखिए फिगर 6.2 में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक द्वारा इनपुट रेजिस्टेंस ज्ञात करना। तो इसमें दिखाया गया है कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को पुनः प्रदर्शित किया गया है। इसकी सहायता से ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस RI ज्ञात किया जा सकता है। BEB में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा VEB तथा IE में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा IE के अनुपात को ट्रांजिस्टर का इनपुट गतिज प्रतिरोध कहते हैं। जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि RI बराबर स्मॉल डिफरेंस VEB अपॉन स्मॉल डिफरेंस IE, जबकि VCB कांस्टेंट है। डेल्टा VEB बराबर 0.75 - 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम सिलिकॉन का इसकी वैल्यू आ गई 0.05 वोल्ट। अब स्मॉल डिफरेंट IE बराबर 10 - 4 मिलीएम्पियर = 6 मिलीएम्पियर। RI बराबर क्या हो गया 0.05 वोल्ट अपॉन 6 क्रॉस 10⁻³ एम्पियर बराबर 83 ओम। इसमें कहने का मतलब है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के किसी भी पॉइंट पर यानी स्लोप एट एनी पॉइंट ज्ञात करके भी इनपुट रेजिस्टेंस ज्ञात किया जा सकता है। कॉमन बेस मोड में ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लगभग 20 से 100 ओम होता है। अब बात करेंगे आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस की। जैसा कि फिगर 6.22 में कॉमन बेस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब इनकी सहायता से ट्रांजिस्टर का आउटपुट रेजिस्टेंस ज्ञात किया जा सकता है। VCV में सूक्ष्म परिवर्तन डेल VCB तथा IC में सूक्ष्म परिवर्तन डेल IC के रेशियो को ट्रांजिस्टर का आउटपुट रेजिस्टेंस R0 कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए R0 = डेल VCB अपॉन डेल IC। IE यहाँ पर कांस्टेंट है। अब देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के किसी भी बिंदु पर यानी कि स्लोप एट एनी पॉइंट ज्ञात करके भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ज्ञात किया जा सकता है। चूँकि VCB में परिवर्तन होने पर भी IC में बहुत ही कम परिवर्तन होता है, अतः कॉमन बेस मोड में R0 का मान बहुत अधिक यानी कि में होता है। देखिए यहाँ पर अब बात करेंगे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की। IC में सूक्ष्म परिवर्तन डेल IC तथा IE में सूक्ष्म परिवर्तन डेल IE के अनुपात कॉमन बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा कहा जाता है।
जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया अल्फा बराबर डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई ई। इसका मान जो होता है, इसका मान 1 होता है, 1 से कम होता है, लगभग 0.98 होता है। इसको ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर वर्टिकल रेखा खींचकर ज्ञात किया जाता है। अब बात करेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो इसके मेरिट्स पहले देखते हैं। फर्स्ट है सीबी एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर पैरामीटर में परिवर्तन होने से उतना प्रभावित नहीं होता है जितना सीई प्रवर्धक होता है। सेकेंड बात देखेंगे, सीबी मोड में ट्रांजिस्टर सीई मोड की अपेक्षा हाई फ्रीक्वेंसीज पर वर्क करता है। नेक्स्ट डिमेरिट्स इसका देखते हैं। सीबी मोड का इनपुट रेजिस्टेंस कम तथा आउटपुट रेजिस्टेंस अधिक होता है, अतः मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स में प्रयुक्त करने के लिए युग्मन युक्तियाँ आवश्यक होती हैं। फोर्थ है इसका करंट लाभ यानी कि इसका करंट गेन 1 से भी कम होता है। अब देखेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन एमीटर बेस वोल्टेज डेल VEB to the corresponding change in emitter current del IE with collector base voltage VCB keeping constant। कहने का मतलब है कि कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो VCE VEB डेल VEB और डेल IE का रेशियो इनपुट रेजिस्टेंस कहलाता है, जैसा कि इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है। जनरली RI is very small as a small change in VEB causes a large change in IE. The input resistance RI less between 2 to 100 ohm। प्रायः जो RI होता है वो बहुत स्मॉल चेंज होता है, किसका? VE के कारण जो चेंज होता है IE में, स्मॉल चेंज VEB के और थोड़ा ज़्यादा यानी कि ज़्यादा चेंज IE करने पर होता है। इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है 20 से 100 ओम होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस देखिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन कलेक्टर करंट IC एट अ सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ IE। यानी कि IE की फिक्स वैल्यू रख करके VCB तथा डेल IC के रेशियो को आउटपुट रेजिस्टेंस कहा जाता है, जैसा कि इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है। द वैल्यू ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस इन CB कॉन्फ़िगरेशन इज द ऑर्डर ऑफ 1 मेगा ओम। अब बात करेंगे करंट कॉन्फ़िगरेशन के, करंट एम्पलीफायर फैक्टर के। द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट डेल IC टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन एमीटर करंट डेल IE at constant VCB in common base configuration is called current amplification factor alpha। मतलब VCB को अगर हम कांस्टेंट कर दें, VCB कांस्टेंट मान पे डेल IC और डेल IE के रेशियो को करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहा जाता है, जैसा कि इस इक्वेशन से समझ में आता है। The current amplification is always less than unity of emitter current. I is always greater than collector current। जो करंट एम्पलीफिकेशन होता है वो हमेशा IE के यूनिटी कम होता है, जबकि यह कलेक्टर करंट जो होता है उससे अधिक होता है। कॉमन बेस मोड में ट्रांजिस्टर का करंट गेन 1 से कम होता है और इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस RI 20 से 100 ओम होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, 1 मेगा ओम होता है। लीकेज करंट ICVEO बहुत कम माइक्रो एम्पियर में होती है तथा यह टेम्परेचर पर निर्भर करती है। अब बात करेंगे अर्ली इफेक्ट की। अर्ली इफेक्ट, आप जानते हैं कि एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस व कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में होता है। कलेक्टर जंक्शन के रिवर्स बायस में होने से उसकी डिप्लेशन लेयर जो होती है वो चौड़ी होती है, जिससे बेस की इफेक्टिव विड्थ कम हो जाती है।
इफेक्टिव विड्थ वह है जिसमें मोबाइल चार्ज होते हैं। अतः सीबी जंक्शन को रिवर्स बायस बढ़ाने पर बेस की इफेक्टिव विड्थ कम हो जाती है। अतः रिवर्स बायस बढ़ाने पर एमिटर करंट जल्दी बढ़ना प्रारंभ होती है। यह प्रक्रिया अर्ली इफेक्ट कहलाती है। कहने का मतलब है कि जब एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होती है, तो कलेक्टर जंक्शन के रिवर्स बायस होने से उसकी डिप्लीशन लेयर जो होती है वो चौड़ी होती है, जिससे बेस की इफेक्टिव विड्थ कम हो जाती है। सीबी जंक्शन को अगर रिवर्स बायस बढ़ा दिया जाता है, बढ़ाने पर, तो उसकी इफेक्टिव विड्थ जो होती है वो कम हो जाती है। अतः रिवर्स बायस बढ़ाने पर एमिटर करंट जल्दी फ्लो करना शुरू कर देती है, यानी कि एमिटर करंट जल्दी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो यही प्रक्रिया जो होती है वो अर्ली इफेक्ट कहलाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब बात करेंगे अर्ली इफेक्ट के कारण ट्रांजिस्टर में निम्न महत्वपूर्ण इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है बेस में रिकॉम्बिनेशन की संभावनाएं में कमी आ जाती है। बेस रिकॉम्बिनेशन की संभावनाओं में कमी आ जाती है। अतः वीसीबी के बढ़ने पर ट्रांजिस्टर के अल्फा का मान बढ़ता है। सेकंड है यदि बीसीबी को बहुत अधिक बढ़ाया जाए तो सीबी यानी कि कॉमन बेस जंक्शन की डिप्लीशन परत बढ़ती है जाएगी तथा इस स्थिति में ऐसी स्थिति आएगी जब इसकी वीसीबी को अधिक बढ़ाया जाएगा तो सीबी जंक्शन की डिप्लीशन परत जो है वो बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि बेस की इफेक्टिव विड्थ शून्य हो जाएगी तथा ट्रांजिस्टर में वोल्टेज ब्रेकडाउन हो जाएगा। इस प्रक्रिया को पंच थ्रू कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिखाया गया है द मॉड्यूलेशन ऑफ इफेक्टिव बेस विड्थ बाय कलेक्टर वोल्टेज इज नोन एज अर्ली इफेक्ट। कहने का मतलब है कलेक्टर वोल्टेज की के द्वारा जो इफेक्टिव बेस विड्थ का मॉड्यूलेशन होता है वो अर्ली इफेक्ट कहलाता है। द इफेक्टिव बेस विड्थ ऑफ ट्रांजिस्टर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग VCB due to extension of depletion layer of reverse bias CB junction into the base. Hence, there is less change for recombination within the base and alpha of the transistor. In case for extremely large voltage, the effective base width may even become zero, resulting in voltage breakdown in the transistor. This phenomenon is known as a punch through. यदि बीसीबी को अधिक बढ़ाया जाए तो सीबी जंक्शन की डिप्लीशन परत बढ़ती जाएगी तथा एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि बेस की इफेक्टिव विड्थ शून्य हो जाएगी तथा ट्रांजिस्टर में वोल्टेज ब्रेकडाउन हो जाएगी। इस प्रक्रिया को पंच थ्रू कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कॉमन इमिटेंट कॉन्फ़िगरेशन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।